हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने वाले, जिसे हम नर्स्ट हीट थ्योरम भी कहते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने एंट्रोपी स्टडी किया था, तो एंट्रोपी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आएगा। तो इस पीडीएफ का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस लेक्चर के बाद टेलीग्राम पे भी मैंने आपको इसका लिंक दे दिया इस पीडीएफ का, तो इस लेक्चर के बाद वहाँ से जाके ज्वाइन होकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो एंट्रोपी पे हमने क्या स्टडी किया था। एंट्रोपी आपका डिग्री ऑफ रैंडमनेस बताता है किसी भी सिस्टम पे, किसी भी मॉलिक्यूल पे, किसी भी क्रिस्टल पे। अगर आपका रैंडमनेस ज़्यादा होगा तो एंट्रोपी भी आपकी ज़्यादा होगी, अगर आपका रैंडमनेस कम होगा तो एंट्रोपी भी आपकी यहाँ पर कम रहती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंट्रोपी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है तो एंट्रोपी आपका इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है तो एंट्रोपी भी आपकी यहाँ पर डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है। फॉर एग्जाम्पल आपके वाटर मॉलिक्यूल्स एक लिक्विड फेज पे है। ठीक है, तो एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में तो वाटर आपका लिक्विड फेज में। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम यहाँ पर टेम्परेचर करेंगे तो वाटर आपके वेपर फेज में फॉर्म हो जाएंगे। तो वाटर जब आपके यहाँ पर गैसेस फेज में यहाँ पर चले जाएंगे तो ऐसे केस में आपका मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस इंक्रीज कर गया। अब आपके मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस जब इंक्रीज करा तो यहाँ पर आपकी एंट्रोपी भी इंक्रीज करा, क्योंकि रैंडमनेस इंक्रीज करेगा तो डिसऑर्डरिंग होगी तो आपकी एंट्रोपी भी यहाँ पर इंक्रीज करने वाली है। ठीक है, तो जब आपके मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके गैसेस फेज पे है और उसके बाद जब उसको हम कंडेंस कर रहे हैं, वापस उसको हम लिक्विड फेज पे ला रहे हैं, तो लिक्विड फेज पे लाने में क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके थोड़े इंटैक्ट हो जाएंगे और पास पास आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स की डिसऑर्डरिंग थोड़ी कम होगी, डिसऑर्डरिंग कम होगी तो रैंडमनेस आपकी कम होगी, रैंडमनेस कम हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी भी आपकी यहाँ पर कम हो गई है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, या सिस्टम की आपकी एंट्रोपी यहाँ पर कम हो चुकी है। ठीक है, अब आपके जब यहाँ पर वाटर लिक्विड फेज पे है, अब उसको यहाँ पर हम आइस क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, तो आइस क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए हमें उसका टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर और कम करेंगे तो उससे होगा कि आपके वो आइस क्रिस्टल में फॉर्म हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स अब आपके और अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे और आस पास 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 आएंगे हमारे मॉलिक्यूल्स, तो रैंडमनेस आपकी और कम होगी, डिसऑर्डरिंग आपकी और कम होगी, दैट मीन्स एंट्रोपी भी आपकी यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, अब जब यहाँ पर आपके पास जो आइस क्रिस्टल है उसको हम और कूल डाउन कर रहे हैं और उसका हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं। सॉलिड फॉर्म पे आपके आ गया आइस क्रिस्टल, अब उसका और यहाँ पर उसका टेम्परेचर कम करेंगे और टेम्परेचर उसका कम करेंगे तो होगा क्या आपका, कि वो जो आपके आइस क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूल्स है उनमें जो वाइब्रेशंस हो रहा है वो आपका खत्म हो जाएगा। जो भी आपका वाइब्रेशंस यहाँ पर हो रहा है उन मॉलिक्यूल्स में वो आपका बिल्कुल नील हो जाएगा, बिल्कुल आपका जीरो हो जाएगा। तो वाइब्रेशन आपका जीरो हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी आपकी बिल्कुल नील हो गई है, एंट्रोपी आपकी बिल्कुल जीरो हो गई है। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि आपका जो एंट्रोपी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एंट्रोपी आपकी इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो आपकी जो एंट्रोपी है वो आपके यहाँ पर डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कहता है क्या है कि एट एब्सोल्यूट जीरो, जब आपका जीरो केल्विन है टेम्परेचर, तो जो आपकी क्रिस्टल की एंट्रोपी है वो आपकी जीरो रहती है। तो एट टी इक्वल्स टू जीरो केल्विन एंट्रोपी इक्वल्स टू जीरो, टेम्परेचर जीरो केल्विन होगा, बिल्कुल जीरो होगा आपका टेम्परेचर, तो एंट्रोपी आपके सिस्टम की जीरो हो जाएगी, रैंडमनेस नहीं होगी, डिसऑर्डरिंग नहीं होगी मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, एंट्रोपी आपका जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक यहाँ पर सॉलिड क्रिस्टल लैटिस है, उसके मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पर अच्छे से स्टैक करके रखे हुए। तो अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका वायलेंट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हो रहा है जब आपका टेम्परेचर हाई है। ये सब आपके मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो मैंने यहाँ पर ब्लैक से शो कर रखा है ये आपको दिखा रहा है कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हो रहा और बहुत वायलेंट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रैंडमनेस आपकी बहुत बढ़ेगी, वाइब्रेशंस आपके हो रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर आपका टेम्परेचर कम होगा, लो टेम्परेचर होगा, तो आपके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस भी कम होंगे, स्लोअर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर रैंडमनेस कम हो चुकी है, डिसऑर्डरिंग आपकी यहाँ पर कम हो चुकी है, क्योंकि टेम्परेचर आपका कम है। टेम्परेचर कम है तो एंट्रोपी भी आपकी यहाँ पर कम होगी, क्योंकि रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर कम हो गई है, वाइब्रेशंस आपकी कम हो गई है। और जब आपका टेम्परेचर बिल्कुल जीरो केल्विन है तो जीरो केल्विन टेम्परेचर में क्या होगा, कोई भी आपको मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे केस में ये आपका परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टल लैटिस है, तो एंट्रोपी आपकी यहाँ पर जीरो है। तो जीरो केल्विन में एंट्रोपी जीरो, क्योंकि वाइब्रेशंस अब आपके नहीं होंगे, अब आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके प्रॉपरली ऑर्डर्ड फेज में है, अब आपको वाइब्रेशंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जीरो केल्विन में एंट्रोपी इज जीरो। नेक्स्ट क्या लिखा है,
एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन द फॉलोइंग फेनोमिना कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ क्लोज सिस्टम। जब आपका टेम्परेचर 0 केल्विन है तो हमें यहाँ पर दो तरीके के फेनोमिना दिखेंगे एक क्लोज सिस्टम पे। पहला क्या है, द सिस्टम डज नॉट कंटेन एनी हीट। किसी भी सिस्टम पे, कोई भी आपके सिस्टम है तो उसमें आपके पास हीट नहीं होगी 0 केल्विन पे, मतलब हीट कैपेसिटी आपकी जीरो होगी। तो 0 केल्विन में आपकी जो हीट कैपेसिटी है इट इज़ इक्वल्स टू जीरो। अभी इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। जो आपका CP आता है डेल्टा CP वो आपका जीरो के इक्वल आता है। इसका डेरिवेशन अभी हम नर्स्ट हीट थ्योरम जब हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम आर एट देयर लोएस्ट एनर्जी पॉइंट्स। तो किसी सिस्टम पे जो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो आपके लोएस्ट एनर्जी पॉइंट्स पे है, मतलब एनर्जी आपकी बहुत कम है। एनर्जी कम है तभी आपके वो ऑर्डर्ड फेज में, तभी आपकी रैंडमनेस कम है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, एनर्जी कम होगी तो आपके मॉलिक्यूल्स इंटैक्ट रहेंगे, वाइब्रेट नहीं करेंगे, बिल्कुल ऑर्डर फेज में यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट फिनोमिनास है। अब आपका आता है यहाँ पर अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और बेसिकली यही आपका कंसिक्वेंस है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जिसे हम यहाँ पर नर्स्ट हीट थ्योरम से शो करते हैं। और ये बोलता है क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ प्रोसेस टू ब्रिंग द एंट्रोपी ऑफ अ गिवन सिस्टम टू जीरो इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन। क्या बोला है कि ये इम्पॉसिबल है किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोसेस में किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी को जीरो लाना इन अ इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन। मतलब हम 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो पे हम एंट्रोपी जीरो यहाँ पर नहीं ला सकते। यह आपका यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा स्टेटमेंट कहता है, और यही आपका नर्स्ट हीट थ्योरम है। और इसी को हम बोलते हैं अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। मतलब जीरो टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे आपका एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती है। ये आपका यहाँ पर नर्स्ट हीट थ्योरम कहता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ से आप देखो हमारे पास एंट्रोपी और टेम्परेचर ग्राफ है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे आपका कम हो रहा है एंट्रोपी आपकी कम होते रह रही है। तो जब आपका टेम्परेचर बिल्कुल आपका 0 केल्विन तक पहुँच चुका है तो एंट्रोपी भी आपकी बिल्कुल यहाँ पर नील हो रही है, जीरो नहीं हो रही है, बिल्कुल आपकी कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा देखो, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लोअर द टेम्परेचर एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस द ग्रेटर द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कूल द सब्सटेंस फर्दर। तो इस ग्राफ से हमें क्या दिख रहा है, जितना टेम्परेचर हम यहाँ पर कम कर रहे हैं उतने स्टेप्स हमें यहाँ पर ज़्यादा फॉलो करने पड़ रहे हैं सब्सटेंस को और कूल करने के लिए। तो जितना टेम्परेचर कम करे उतना स्टेप्स आपको यहाँ पर ज़्यादा फॉलो करने पड़ेंगे। तो यही चीज़ लिखा है, द टेम्परेचर एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस, जितना कम टेम्परेचर आपका सब्सटेंस से एसोसिएटेड होगा उतने नंबर ऑफ स्टेप्स आपको चाहिए होंगे सब्सटेंस को और कूल करने के लिए, उतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको करने पड़ेंगे सब्सटेंस को और कूल करने के लिए। तो क्या लिखा है, एज द टेम्परेचर अप्रोचेज 0 केल्विन द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कूल द सब्सटेंस फर्दर अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर 0 केल्विन में पहुंचेगा तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो आपको कूल करने के लिए चाहिए वो आपकी और बढ़ेंगे और वो आपकी इन्फिनिटी तक अप्रोच करेंगे। तो आपके इन्फिनाइट स्टेप्स हो जाएंगे 0 केल्विन तक पहुंचने के लिए। तभी आपका यहाँ पर जो 0 केल्विन में आपको एंट्रोपी यहाँ पर जीरो मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ स्टेप्स है 0 केल्विन तक पहुँचने के लिए वो आपके और यहाँ पर बढ़ेंगे। और एक आपका फंडामेंटल लॉ भी होता है कि लोअर द टेम्परेचर अचीव द हार्डर इट इज़ टू गो स्टिल लोअर। जितना कम टेम्परेचर आपने अचीव किया उतना मुश्किल होता है और कम टेम्परेचर तक पहुंचना। ये आपका फंडामेंटल फीचर कहता है थर्मोडायनेमिक्स का कि लोअर द टेम्परेचर अचीव, जितना कम टेम्परेचर आप पहुंच गए हो उससे कम टेम्परेचर लाना और भी आपका मुश्किल यहाँ पर होता है, ठीक है। अब आपके दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट्स आते हैं थर्ड लॉ के। पहला तो है कि आपका हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम वैनिश एट एब्सोल्यूट जीरो। आपकी जो सिस्टम की हीट कैपेसिटी है वो आपके एब्सोल्यूट जीरो पे वैनिश कर जाती है, मतलब हीट अब आपकी सिस्टम पे नहीं रहती जब आपका टेम्परेचर 0 केल्विन है। इसका भी डेरिवेशन अभी हम देखने वाले। और सेकंड क्या बोला है, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम पे जो इंक्रीज आ रहा है उसे हम गामा से शो करते हैं और V2 माइनस V1 की इक्वल होता है। तो जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है सब्सटेंस का वो आपका 0 केल्विन पे एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट जीरो पे आपका वैनिश कर जाता है। मतलब 0 केल्विन पे आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है वो आपका वैनिश करेगा, वो आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम पे यहाँ पर कोई भी इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है थर्ड लॉ के। अगर क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पे आया तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब आता है आपका मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ। तो डेरिवेशन इसका आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। एज पर द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, अगर आपकी फिजिक्स है तो आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे, द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी हम कैसे दिखा सकते हैं, एस माइनस एस नॉट इक्वल्स टू के बी नेचुरल लॉग। और ये जो आपको ओम का साइन दिख रहा है ये आपका ओम नहीं है, ये आपका टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपको बताता है। तो एस यहाँ पर आपका सिस्टम की एंट्रोपी है, एस नॉट ये आपका इनिशियल एंट्रोपी है,
के भी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ओम का साइन, ये आपका टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है। ओम नहीं है, ये आपका माइक्रोस्टेट्स बता रहे हैं कितने माइक्रोस्टेट्स है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं तो ऐसे केस में जो आपके माइक्रोस्टेट्स होते हैं वो आपके 1 की इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस माइनस एस नॉट इक्वल्स टू के बी है, ये आपका के बी होगा। ठीक है, नेचुरल लॉग 1। अब नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो आपका एस माइनस एस नॉट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो क्या बोला है, व्हेन द इनिशियल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज सेलेक्टेड एज 0, जब आपकी इनिशियल एंट्रोपी, शुरुआत में जो एंट्रोपी है, जब आपकी 0 होगी, द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एस कैन बी ऑब्टेन्ड एज, तो जब आपका ये 0 है तो एस माइनस 0 इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज दैट द एंट्रोपी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आया, दस द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट 0 इज 0। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। पहले आपको ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका ये जो माइक्रोस्टेट्स होता है ये आपका 1 की इक्वल होता है परफेक्ट क्रिस्टल के लिए। तो ये आपके यहाँ से आ जाएगा एस माइनस एस नॉट इक्वल्स टू 0। एस नॉट आपका 0 है तो एस माइनस 0 इक्वल्स टू, विच इंप्लाइज दैट एस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपकी जो परफेक्ट क्रिस्टल की जो एंट्रोपी होती है एब्सोल्यूट 0 पे, वो आपका 0 यहाँ पर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट है आपका नर्स्ट हीट थ्योरम की जो आपकी डेरिवेशन है। तो इस डेरिवेशन पे हम यही प्रूफ करते हैं कि जो आपका चेंज इन एंट्रोपी वो आपका 0 की इक्वल है जब आपका टेम्परेचर 0 को अप्रोच कर रहा है, और जो आपकी हीट कैपेसिटी में चेंज है वो भी आपका 0 की इक्वल है जब आपका टेम्परेचर यहाँ पर 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ से आप समझो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर यहाँ पर कम हो रहा, वैसे वैसे आपकी जो डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू है, मतलब फ्री एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है, वो आपकी 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। अब अभी हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ा था, अभी कुछ दिनों पहले ही वीडियोस मैंने बनाई थी गिब्स हेल्महोल्ट्ज में। तो उसमें हमने इक्वेशन देखा था क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का रिलेशन रहता है। इसका प्रूफ हमने देखा था गिब्स हेल्महोल्ट्ज वाली वीडियो पे, देख लेना आप, ये आपका रहता है, ये आपको याद होना चाहिए वैसे। तो फॉर टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 केल्विन, जब आपका टेम्परेचर 0 है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो आपका जो डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो आपका एंथैल्पी चेंज के इक्वल हो जाएगा। टेम्परेचर 0 होगा तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच हो जाएगा। तो ग्राफ से अगर यहाँ पर हम देखें तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर कम हो रहा, डेल्टा एच और डेल्टा जी आपके और पास आते रह रहे, और जब आपका बिल्कुल 0 केल्विन में क्या हो जा रहा है, डेल्टा जी और डेल्टा एच आपके दोनों इक्वल हो जा रहे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपके पास डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी है, ठीक है, तो जब आपका टेम्परेचर 0 की ओर अप्रोच कर रहा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे लिमिट टी इज टेंडिंग टू 0, टेम्परेचर इज टेंडिंग टू 0, और किसकी इक्वल लिखेंगे, लिमिट टेम्परेचर इज टेंडिंग टू 0 डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा जी आपके डेल्टा एच की इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो जब आपका टेम्परेचर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उस समय आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 होगा तभी तो आपका डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच आएगा। ठीक है, तो व्हेन द टेम्परेचर इज अप्रोचिंग टू 0, तो आपके जो ये दोनों होंगे ये आपके 0 की इक्वल यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक एंट्रोपी का रिलेशन पता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के डेरिवेशन पे आपका रिलेशन आता है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस। अब ये आपका जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के डेरिवेशन है उसी पे आपको ये मिलेगा। तो माइनस डेल्टा एस किसकी इक्वल होता है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब डेल्टा जी आपके पास डेल्टा एच की इक्वल है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू डेल्टा सी पी। अब ये आपका जो डेल्टा सी पी है ये आपका होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये आपका चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी का रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एस, अगर ये आपका जब आपका टेम्परेचर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये आपका माइनस डेल्टा एस की इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एस है व्हेन द टेम्परेचर इज अप्रोचिंग टू 0, तो इट इज इक्वल्स टू 0, एंड व्हेन दिस मोलर हीट कैपेसिटी ये आपकी इसकी इक्वल है, तो ये भी आपका जब टेम्परेचर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये भी आपका 0 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा सी पी। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल्टा सी पी आएगा, तो टेम्परेचर आपका 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये भी आपका यहाँ पर 0 बन जाएगा। मतलब जब आपका चेंज एंट्रोपी 0 है तो आपका जो मोलर हीट कैपेसिटी में चेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर वो भी आपका 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आपके सिस्टम पे जो मोलर हीट कैपेसिटी रहती है 0 केल्विन पे वो आपकी 0 होती है यहाँ पर। ठीक है, मतलब आपका जो सिस्टम पे कोई भी हीट यहाँ पर नहीं रहेगा एट एब्सोल्यूट 0। अच्छा, लास्ट क्या लिखा है, नर्स्ट हीट थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्योर सॉलिड्स एंड नॉट फॉर गैसेस एंड लिक्विड्स। जो आपकी नर्स्ट हीट थ्योरम है ये बस आपकी एप्लीकेबल है प्योर सॉलिड्स के लिए, गैसेस के लिए और लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो आपके परफेक्ट क्रिस्टल्स है, प्योर क्रिस्टल्स है, सॉलिड क्रिस्टल्स, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि गैसेस और लिक्विड्स में आपका एब्सोल्यूट 0 अटेन नहीं होता, बस आपका सॉलिड्स में ही यहाँ पर अटेन हो सकता है, इसलिए बस आपका नर्स्ट हीट थ्योरम प्योर सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल होती है।
ठीक है, तो ये था आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड नर्स्ट हीट थ्योरम। इसका जो आपका PDF का लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन होकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।